अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इसी पैगाम को हमेशा आगे फैलाते रहना है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं क्या आज के दौर में भी ऐसा पॉसिबल है, तो कहानी सुनाने से पहले ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जी हां, ऐसा आज भी पॉसिबल है, बल्कि हो रहा है। क्योंकि जब आप कहानी सुनेंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी जो सवालात आएंगे, तो उसका मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया है। एंड पे ज़रूर मज़ीद मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताऊंगा। कहानी भेजी है मेरी बहुत ही प्यारी बहन, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। मेरे दिल से हमेशा उसके लिए, मार्था, भांजी के लिए, भांजों के लिए, उन सब के लिए दिल से, पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं निकलती हैं। बच्चे मुझे मामू कहते हैं, वो मेरी बहन बन चुकी हैं। एक स्टोरी ही थी जिससे हमारा प्यार का, बहन भाइयों का ताल्लुक बना था। जब उस स्टोरी को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की उस कहानी को मेरे साथ शेयर किया था, तो मेरे आंसू थे जो थमने का नाम नहीं लेते थे। और तब मैंने एक सगी बहन की तरह उनको अपनी बहन मान लिया। आज वो मेरे साथ इसी तरह प्यार करती हैं जिस तरह कोई सगी बहन अपने भाई से प्यार करती हैं। मेरी आवाज़ सुन लेती हैं तो इतनी खुश हो जाती हैं कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी बहन बहुत खुश है। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। नाम है उनका नवीन मलिक। इटली से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन असली ताल्लुक़ जहाँ वो पैदा हुई वो इंडिया है। इंडिया का शहर, इसका नाम है मोखड़ा। मैंने कहा पूरा ना बताएं, बस काफ़ी है, मोखड़ा। और ये इंडिया के हरियाणा के पास है। ज़िला वो बता रही थी, मैंने कहा ज़िला रहने दे, बस हरियाणा के पास की ये कहानी है जो उस गांव का ओरिजिनल नाम है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या, मैंने पूछा किरदार मैं चेंज कर दूं या रियल ही रहने दूं। उसने कहा भाई जैसे बेहतर लगे। तो उस गांव के लोग भी इस कहानी को सुन रहे होंगे। मोखड़ा गांव का नाम है, इंडिया में, हरियाणा के पास। तो उन सबसे एडवांस में मेरी माजरत अगर किसी की दिल आज़ारी हो। तो मकसद ये नहीं था, क्योंकि पूरे गाँव की ये मशहूर कहानी है। मैं क्यों सुना रहा हूँ और रियल नाम क्यों रख रहा हूँ, फ़र्ज़ी मैंने क्यों नहीं की, कहानी के एंड में बताता हूँ। ये कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम था दिलवीर और शमशीर। ये रियल नेम है, मैंने तब्दील नहीं किए। मोखड़ा गांव में खाती पीती ये फैमिली थी। दिलवीर व्यापार करता था, गाय भैंसें लेकर बेचता और उनसे अच्छे खासे पैसे कमाता था। उस दौर में गाय भैंसों को बेचने वाले का जो व्यापार होता था, ये बहुत पैसे वाला काम होता था। उसने अपनी भी काफ़ी गाय भैंसें पाल रखी थी और व्यापार भी करता था। तो दोनों भाई बहुत ही खुशहाल थे। उस मोखड़ा गांव में एक बड़ा घर माना जाता था, खुशहाल घर माना जाता था। जब वो जवान हो गए, पैसा कमा चुके, तो फिर माँ बाप को फिक्र लाहक होती है शादी की। ये एक बहुत बड़ा घर था, इतना बड़ा घर कि नवीन बहन कहती हैं कि हमारी दोनों की छतें आपस में इस गांव में मिली हुई थीं। लेकिन जो पीछे वाली गली थी, ये उनका घर था, और साथ ही जो गली थी, यानी गलियां तो दो बनती थीं, लेकिन उनकी छतें एक होने की वजह से आपस में मिली हुई थी। एक घर की छत जिस तरह पीछे वाले घर से जाके मिलती है, तो पीछे उन्हीं का ही घर था। तो नवीन कहती हैं हम बहुत छोटे थे, लेकिन ये सब मंजर हमारी आंखों के सामने हुए। उसी दौर को याद करती हैं जिसको मैं मोहब्बत भरा दौर कहता हूँ, मोहब्बतों का दौर कहता हूँ, रख रखाव का, अदब व आदाब का, प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे की खुशी और गमी में शिरकत का दौर। जहाँ वो कहती है शाम होते ही काम काज से सारे खाना वगैरह खा के फारिग होके छतों पे जमा हो जाते और ढेर सारी बातें की जाती है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, ये कुछ भी नहीं था, टीवी तक नहीं था।
लोग आपस में बैठते और ढेर सारी बातें करते थे, दुख सुख बांटते थे। जब करने को कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करने को था, लोगों के दुख दर्द बांटना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का ख्याल रखना। टेक्नोलॉजी तो हमारे बीच में आती गई, लेकिन हमारा वक्त भी खा गई, वो वक्त जो हमारा एक दूसरे के लिए था। वो कहती हैं, उन दोनों भाइयों ने जब जवान हुए तो एक शर्त रखी कि हम शादी, जिस तरह हम दोनों भाइयों में इतना प्यार है, हम शादी भी ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे वो दोनों बहनें हों। दोनों भाइयों के लिए रिश्ते आते, लेकिन दोनों इस बात पे इनकार कर देते कि हमें इतने बड़े घर में वो रिश्ता कबूल है जिस तरह हम दो भाई हैं तो वहां पे भी दोनों बहनें हों। और ऐसे ढूंढते ढूंढते आखिर एक रिश्ता मिल ही गया। नूर, ये भी रियल नाम है, नूर और दूसरी निर्मिला। दिलवीर के लिए जिस लड़की को पसंद किया गया वो थी नूर, और उसके भाई शमशीर के लिए जिस लड़की को पसंद किया गया उसका नाम था निर्मिला। नूर बहुत हसीन और जमील थी। उसके हर जगह पे शोहरत जो थी वजह हुस्न थी, बहुत ही खूबसूरत। इतनी खूबसूरत को जो भी उसको देखता देखता ही रह जाता। एक ऐसी ही मुझे तस्वीर भेजी, मेरा दिल कर रहा है आपको भी दिखा दूं। एक मैंने तस्वीर भेजी, यकीन मानिए उस तस्वीर से नज़रें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि कोई मेकअप नहीं किया गया, इंतहाई सादा सी तस्वीर है, लेकिन उस तस्वीर से निगाह नहीं हटती, इतनी खूबसूरत है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस लड़की को देख लेते तो फ़ौरन अपनी फिल्म में ले लेते, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह। यूं नूर दिलवीर की बीवी बन गई और दूसरी उसके भाई की। दोनों ब्याह के उस घर में आ गईं। उन दोनों बहनों की जब शादी नहीं हुई थी तो उनमें दोनों बहनें ही खूबसूरत थीं, लेकिन नूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत सारे गांव में आज भी ऐसा हो रहा है, होता आया है कि जब बहनें पैदा होती हैं तो उनमें एक बहन ऐसी होती है जिसको सारे ही देखते ही कहते हैं चांद सा टुकड़ा। बहुत ही हसीन और जमील, अल्लाह ने उसके नक्श चेहरे के ऐसे बनाए होते हैं, आंखें, नाक, कान, होंठ, गाल, माथा, इतना खूबसूरत कि जो एक दफ़ा देख भी ले तो फिर नज़रें हटाना भूल जाए। ऐसी ही थी नूर। लेकिन खुदा जब ऐसी बेटियां पैदा करता है तो उसके नसीब पता नहीं कैसे लिख देता है। कुछ तो राज करती हैं अपने हुस्न की बिना पे, और कहीं उन बेटियों का वो हुस्न ही उनके पाँव की बेड़ी बन जाता है। मुकद्दर खुदा ने ऐसा लिख दिया होता है कि वो हुस्न ही उनके लिए रोना धोना बन जाता है। दिलवेर और शमशीर की जब दोनों बहनें इकट्ठे ही एक दिन घर में ब्याह कर आ गईं तो कुछ वक्त के बाद जैसे ही घर को संभाला जाता है, दोनों ही बहनों ने अपने घर को संभाल लिया। अब सिर्फ इस घर के अंदर दो लड़कियों का इजाफा था, नूर का और उसकी बहन का। दिलवीर एक अजीब मिजाज का शख्स था। उसके मिजाज को समझना बहुत मुश्किल था। घर वाले भी उसके आगे ज़्यादा बहस नहीं करते थे। वो ऐसे दिमाग का मालिक था कि जब उसको गुस्सा आ जाता था तो सारे उसके गुस्से से कांपते थे। कोई भी बात करते हुए भी हिचकिचाता था कि इसके कोई मुंह लगेगा जिस वक्त इसको गुस्सा होगा तो ये किसी को कुछ भी कह गुजरेगा, और अगर आप रुके नहीं तो ये बहुत कुछ कर गुजरेगा। हाँ, वो गुस्से का ऐसा ही मशहूर था। माँ भी समझाने की कोशिश करती तो वो माँ के साथ भी लड़ पड़ता, तो वक्त के साथ माँ भी चुप हो गई थी। अब उस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको रोक सके, जो उसको समझा सके। ना वो भाई की सुनता था, ना बाप की, ना माँ की। अपना ही व्यापार करता, गाय भैंसे लेके जाता, मंडी में बेचता और अच्छी खासी रकम लेके आता। घर के अंदर उसने एक बहुत बड़ी लोहे की तिजोरी रखी हुई थी। ये कहानी है तकरीबन कोई 1970 के करीब की। उसके घर के अंदर एक बड़ी सी तिजोरी थी, लोहे की बनी हुई। आज भी लोगों ने घरों के अंदर लोहे की तिजोरियां रखी हुई हैं। स्पेशली जो गांव के लोग हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं कि कोई चाहे भी उठाना तो उसको उठा भी नहीं सकते कि चोरी करके ले जाएं, जब तक किसी हैवी चीज से बांध के उसको खींचा ना जाए। ना ही उनको तोड़ा जा सकता है, ना ही चाबी के बगैर खोला जा सकता है। ऐसी ही तिजोरी उसके पास भी थी, उसने अपने घर के अंदर रखी हुई थी। वो जो भी अपना कैश कमा कर लाता उसी तिजोरी में रख देता।
और चाबी सिर्फ उसी के पास ही होती थी। उसके अलावा कोई भी नहीं था जो उस तिजोरी को खोल सके, यहां तक कि उसकी बीवी भी नहीं। और वो चाबी हर वक्त अपने पास रखता। जहां उसको खुदा ने इतनी खूबसूरत हसीन और जमील नूर जैसी बीवी दी थी, वहीं पे उसका मिजाज आहिस्ता आहिस्ता नूर के साथ भी वैसा ही उखड़ने लगा कि उसके साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगा। और नूर भी कुछ ऐसी थी कि वो भी उसके साथ जवाब देने लगी। इनकी लड़ाइयां बढ़ती गईं, यहां तक कि इतनी बढ़ गईं कि एक दिन गाय के लिए जो चारा उगाया जाता था, क्योंकि अब नूर उस घर की एक हिस्सा थी, तो गाय के लिए चारा भी काट कर लाती थी। गांव के अंदर रहने वाली जितनी भी लड़की हुसीन और जमील, जितनी भी खूबसूरत हो, उसको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो उस गांव के काम होते हैं। तो अब नूर की भी ड्यूटी थी, वो जमीनों में जाती और गाय भैंसों के लिए, बकरियों के लिए चारा काट के लाती। किसी बात पे सुबह ही सुबह उन दोनों में झगड़ा हो गया। दिलवेर चला गया घर से बाहर और नूर काम काज खत्म करके जमीनों पर चली गई। अब घर का काम काज तो खत्म हो गया था, लेकिन अब वो अपने साथ एक बड़ी सी चादर लेकर गई थी। और वापसी पर दिलवीर ने आना था, उसके पास बैलगाड़ी भी थी जिसके आगे 2 बैल जोते जाते थे। 2 बैल उस रेड़ी के आगे लगते थे और पीछे वो फट्टे की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई एक रेड़ी होती थी जिसको बैलगाड़ी कहा जाता था। वो जितना भी घास वहां पे काटती तो एक बड़ी सी चादर जमीन पर बिछा दी जाती, वो घास काटती जाती, वो चारा काटती जाती और उसी बहुत बड़ी चादर के ऊपर रखती जाती। और जब वो काट चुकती तो दिलवीर वहां पे पहुंचता, उस बड़ी सी चादर को बांधता, उठाकर बैलगाड़ी के ऊपर रखता और वो दोनों उस पर सवार होते घर आ जाते। वो जाते ही अपने काम में मसरूफ हो गई, चारा काट रही थी कि बैलगाड़ी लेकर दिलवीर वहां पे पहुंच गया। सुबह जिस बात पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, अभी वो ख़त्म नहीं हुई थी कि वहाँ पे फिर से तू मैं शुरू हो गई। और तू मैं इतनी बढ़ गई कि दिलवीर को इतना गुस्सा आ गया कि आज उसका गुस्सा बताता था कि वो नूर को गुस्से में मार डालेगा। और जैसे ही उसने नूर को मारने की कोशिश की, नूर वहाँ से भाग पड़ी और भागते भागते साथ वाले खेत में पहुँच गई जहाँ पर एक बुज़ुर्ग काम कर रहे थे अपने खेतों में। तो उनके पास पहुँची और बोली, ताया बोलते हैं जिस तरह, ताया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो बोले क्या हुआ? तो उसने बताया कि दिलवीर मुझे मार डालेगा। उसने कहा नहीं मारेगा, रुको मैं उसको समझाता हूं। और जैसे ही दिलवीर उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचा तो उसको पता लगा वो सामने मौजूद है। तो उसको उस ताया ने समझाया कि दिलवीर बीवी पे हाथ मत उठाया कर। और बुजुर्ग जिस तरह समझाते हैं वो उसको मुसलसल उस तरह समझाता रहा और दिलवीर सर नीचे करके सुनता रहा, जैसे कह रहा हो हाँ ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, चलो मेरे साथ। और यूं उस ताऊ ने नूर को उसके साथ रवाना कर दिया जो भागकर पनाह में आई थी। अब वो दोनों चलते 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 उसी जगह पे पहुंच गए जिस जगह पे वो घास काट के वो कपड़े के ऊपर रख चुकी थी। अब उस गठड़ी को बांधना था और बैलगाड़ी पे रखना था कि वहीं पे पहुंचते ही दिलवीर ने वो जो काटने के लिए वो छुरी टाइप जो उनकी एक होती है, दरांती टाइप, दरांती उठाई और उसके वार करके नूर को मार दिया। और नूर को मारने के बाद उसने उसके वजूद को जो खून में लथपथ हो चुका था उठा के उसी घास के अंदर डाला और उसी घास की गठड़ी को जिस तरह वो रोज बंद करता था उसी तरह उसने बंद किया। उसको उठाया और उठाकर बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और बैलगाड़ी गांव की तरफ रवाना हो गई। इस जमीन से गांव का फासला तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटे का फासला बनता था बैलगाड़ी पे। और जब 1.5 घंटे बाद बैलगाड़ी घर पहुंची तो उन्होंने पूछा नूर कहां है? तो उसने बताया नूर इस गठड़ी में पड़ी है। तो घर वालों ने जब उस गठड़ी को खोला तो उसके अंदर वो कहते हैं उसका जो जिस्म था अभी तक फुल ठंडा नहीं हुआ था, उसका जिस्म अभी गर्म था
वो अभी भी मुकम्मल तौर पर मरी नहीं थी, शायद अभी भी उसके अंदर कुछ सांसें बाकी थी, क्योंकि जब इंसान कंप्लीट मर जाता है, क्योंकि उसने जब उसको मारा था और 1.5 घंटे बाद घर पहुंचा था, तो उसका जिस्म तो 1.5 घंटे बाद फुल ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसका जिस्म गर्म था। घर वाले एकदम से चौंक पड़े और पूछा, ये क्या किया तूने? उसने कहा, खबरदार पीछे हट जाओ, इससे पहले कि मैं किसी और को भी आज मार डालूं अगर किसी ने इसकी साइड ली तो। और सारे उसकी आंखों में उस जनून को देख चुके थे, समझ चुके थे कि इसको किसी ने हाथ लगाया तो वाकई ये जो कुछ कह रहा है ये दूसरों के साथ भी कर गुजरेगा, मार डालेगा। तो सारे पीछे हट गए और उस परी जिसका नाम नूर था, जिसका जिस्म अभी भी कुछ गर्म था, 1.5 घंटे बाद भी अभी भी कुछ सांसें बाकी थी, उसी तरह पड़ी रही और किसी की जुर्रत ना हुई कि उसके करीब आ सकता, यहां तक कि वो मर ही गई। वो गांव के लोग उससे डरते थे। वो इस वक्त का टाइम था, किसी के अंदर भी इतनी जुर्रत ना हुई कि जाके कोई पुलिस को बता देता, कहीं पे कोई रिपोर्ट देता। सब जानते थे कि एक ऐसा जालिम शख्स है, कि ऐसा इंसान है जिसने भी इसकी शिकायत की और अगर ये छूट कर वापस आ गया तो सबसे पहले उसे मार डालेगा। सब उससे इतना ज़्यादा डरते थे तो किसी ने भी ज़बान ना खोली। और जब वो मर चुकी तो घर वाले ही उसकी लाश को उठा के शमशान घाट पर ले गए, जो गांव के बाहर था, और उसके उस मुर्दा वजूद को आखिरी रसूमात, जिसको सफ़र आखिरत कहा जाता है, उसके वजूद को जिस तरह अपनी मज़हब के हिसाब से जलाया जाता था, शमशान घाट पे उस हसीनो जमील नूर को रुखसत कर दिया गया जलाकर, कि तुम्हारी इस दुनिया का सफ़र ख़त्म हुआ, अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो जाओ। और शमशान घाट में उसके वजूद को आग लगा दी गई। जहाँ पे सारे दुखी थे, वक्त के साथ साथ सबका दुख भर गया, लेकिन उसी घर के अंदर एक और भी तो थी ना, उसी की बहन निर्मिला, नूर की बहन। सब अपने दुख को भूल गए थे, सब उस जानी वाली को भूल गए थे, लेकिन निर्मिला के दुख दिल में आज भी अपनी बहन के लिए शदीद दुख था। आज भी वो अपनी बहन को बहुत याद करती थी, उसकी लाडों प्यारों से पली हसीनो जमील बहन नूर, जिसको दिलवीर ने इतनी बेदर्दी से मार दिया था और कोई बोला भी नहीं था, क्योंकि वो भी अब उस घर का फर्द थी, जानती थी कि जो भी जुबान खोलेगा मार दिया जाएगा। वो भी चुप रही, लेकिन गांव वाले कहते हैं अंदर ही अंदर वो कुटती रही। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ भी कर पाए। वक्त गुजर गया। 2 से 3 साल बाद दिलवीर ने एक और जगह शादी कर ली और उसकी जिंदगी में फिर से एक और लड़की आई जिसका नाम था रिंकी, जो उसकी बीवी बन के उस घर में आ गई। शमशीर और रिंकी फिर से एक मियां बीवी की तरह जिंदगी गुजारने लग गए और नूर, जो सबको भूल चुकी थी सिवाय निर्मिला के। शादी के कुछ टाइम बाद दिलवीर के यहां एक बेटा पैदा हुआ। फिर कुछ अरसे बाद फिर से एक बेटा पैदा हुआ और फिर से कुछ अरसे बाद एक बेटी पैदा हुई। सिवाय निर्मला के दिल में जो आज भी एक आग सी जल रही थी अपनी बहन नूर के लिए, कि सब उसको भुला बैठे, वो नहीं भुला पाई थी। सब जानते थे कि वो गाहे बगाहे जब भी उसको मौका मिलता तो वो आंसू बहा लेती और अपने शौहर के सामने याद करती। उसका शौहर भी जानता था कि उसकी बहन थी, वो अपनी बहन को भुला नहीं पाई। नूर के माँ बाप भी इतने ताकतवर नहीं थे कि कुछ पुलिस को या इधर उधर रिपोर्ट करते। जानते थे कि एक बेटी तो अभी भी उस घर में है, एक का तो घर खत्म हो गया, दूसरी का तो बचा लें। तो इसलिए वो भी खामोश रहे उस जालिम शख्स की वजह से, जिसको जानते थे कि वो ना सिर्फ जालिम है, ताकतवर है, पैसे वाला भी है। इसलिए कोई भी उसका मुकाबला करने को, उसकी शिकायत करने को तैयार नहीं था। वक्त गुजर गया। उसके यहां 3 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और उसके बाद एक बेटी। अपने बड़े सहन के अंदर रोजाना वो गपशप करते, छत के ऊपर बैठते और कुछ लोग सहन के अंदर सो जाते और कुछ लोग छत पर सो जाते। एक रात सबने बैठ के गपशप की, खाना खाया। वही बड़ा सा कच्चा सहन था जिसके अंदर कभी नूर भी थी, वही बड़ा सा घर था जिसके अंदर कभी नूर खूबसूरत सी लड़की भी फिरती थी। आज उसकी जगह पे रिंकी और उसके बेटे और 2 बेटे और बेटी फिर रही थी, और उसका भाई शमशीर और उसकी बीवी वहां पे थे।
आज भी उसी तरह जब सबने खाना खा लिया तो अपनी छत पर चले गए, और छतें क्योंकि मिली हुई थी, पीछे वाली छत जो नवीन लोगों की थी और आगे वाली दिलवीर की जो आपस में मिली हुई थी, वहीं पे ही सब आपस में गपशप करते रहे। और जो छतें बनाई जाती थी उनके बीच में दीवार टाइप कोई ऊंची नहीं होती थी, ऐसी होती थी कि आप फलांग के दूसरी तरफ जा सकते हैं और वो भी दीवार फलांग के इधर आ सकते हैं। बिल्कुल छोटी से पर्दे लगाए जाते थे। उस रात भी गपशप करके सब अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए लेट गए। अभी सबको नींद नहीं आई थी, कुछ अभी भी जाग रहे थे और कुछ नींद की आगोश में चले गए थे। ये वो टाइम था जब कुछ लोग फौरी तौर पे खाना खाते ही सो जाते थे और कुछ लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता बातें करते करते 15-20 मिनट बाद वो भी सो जाते थे। ऐसे ही कुछ लोग अपनी छतों पे लेटे, दोनों छतें जो आपस में मिली हुई थी, कुछ लोग बातें कर रहे थे और कुछ लोगों के खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी कि कुछ आंखों ने कलेयर उस हांडी को देखा जो एक मट्टी की बनी हुई हांडी थी। उसके नीचे कोई सुराख हुआ था, जैसे किसी ने स्पेशल कोई बड़ा सा सुराख किया गया था कि उसके अंदर रोशनी नजर आ रही थी। उन्होंने देखा कि आसमान से एक रोशनी सी है, कोई चीज सी है जिसके अंदर रोशनी है, वो दूर से आती 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 बिल्कुल उस घर के ऊपर पहुंच गई जो दिलवीर लोगों का घर था। तभी अपने अपने बिस्तरों पे लेटे लोगों ने बकायदा देखा वो जो मट्टी की हांडी थी जिसको वो कलेयर देख पा रहे थे, मट्टी की हांडी जिसके नीचे सुराख था, जिससे उन्होंने देखा कि उसके अंदर रोशनी है, वो दिए की रोशनी थी। कोई दिया जल रहा था, किसी चीज़ को आग लगी थी, वो कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन उस रोशनी से इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि उसके अंदर कोई चीज़ जल रही थी आग की तरह। वो हांडी बकायदा उड़ती 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 दिलवीर के सहन के बिल्कुल दरमियान में आकर खड़ी हो गई और उसके बाद ऐसा लगा कि चंद सेकंड वो वहां पे रुकी रही और उसके बाद सहन के अंदर गिरी और टूट गई। उसके अंदर क्या था जिसके टुकड़े टुकड़े उस हांडी के जिस तरह टुकड़े हुए थे, उसके अंदर जो चीज भी जल रही थी उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब वो गिरी, उसके गिरने से एक इंतहाई खौफनाक आवाज आई, एक औरत के चीखने की आवाज, जैसे कोई औरत इंतहाई कर्ब में, इंतहाई तकलीफ में चीख मारती है, जैसे किसी औरत को सदमा पहुंचता है और एकदम से वो कानों पे हाथ रख के एक जोर सी चीख मारती है। ऐसी ही एक भयानक चीख सबने सुनी थी जिस वक्त वो हांडी नीचे गिरी थी, क्योंकि जिस वक्त हांडी ऊपर आकर खड़ी हो गई तब भी कुछ लोग चारपाइयों पे उसको देख रहे थे और एक दो उठकर बैठ के उसको देखने के लिए कि ये क्या मंजर है, कि उनकी आंखों ने देखा वो गिरी नीचे और टूट गई। टूटने से उन्होंने उसको टूटते हुए आंखों से देख भी लिया और चीख की आवाज से बाकी सोए हुए लोग भी जाग गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। बताया कि एक हांडी थी मट्टी की जिस तरह उड़ती हुई आई है और आके सहन में गिरी है और टूट गई है। तो औरत की चीख की आवाज किसकी थी? सबको देखा गया, सबको पूछा गया, किसी की भी आवाज नहीं थी। हां, एक आवाज कानों को सुनाई दी थी, लेकिन यह नहीं पता था किसकी आवाज है, कोई नहीं जानता था। कुछ लोग बैठे बातें करते रहे, कुछ लोग लेट के बातें कर रहे थे, सब जाग चुके थे। हांडी का गिरना और एक चीख का आना, कर्बनाक तकलीफ दे औरत की चीख, ये क्या मंजर था। जब किसी के पास कोई जवाब ना था तो दोनों छतों के लोग जो जाग चुके थे आखिर आहिस्ता 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 सब सो गए। सुबह उठते ही सबसे पहले पूछा गया अपने, वो इन्हें बाबे कहते हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ भी यूज़ किया था, मुझे भूल गया है। वो अपने बाबों के पास पहुंचे, शमशीर के घर वाले, शमशीर भी, कि हमारे घर में ये हुआ है। तो उसने बताया ये एक काले जादू की हांडी थी और जिस घर में ये हांडी आकर टूटती है उस घर में बर्बादी आती है। उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। ज़हनी तौर पे दिलवीर और बाकी घर वाले भी तैयार हो गए थे। वक्त गुजरा कि कुछ ही अरसे बाद उसी सहन के अंदर, उसी तरह जिस तरह वो चार पाई पे लेटे हुए थे, साइडों पे थे लेकिन बिल्कुल दरमियान पे जहाँ पे कोई भी नहीं लेटा था, वहीं पे वो हांडी आके टूटी थी कि फिर से एक रात उसी तरह सब अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। और बिस्तर पर ना सिर्फ सारे के सारे सो गए, बल्कि दिलवीर भी उनमें से एक ऐसा शख्स था जो अपने चारपाई पे गहरी नींद सो रहा था। यह रात का कौन सा पहर था कि एकदम से एक आवाज आई, धक
काफी भारी भरकम आवाज थी, ईंट के गिरने की आवाज, जो उसी सहन उसी जगह पे गिरी थी जहां पे पहले हांडी गिरी थी, वहीं पे एक ईंट आकर गिरी थी। उस ईंट की आवाज से शायद किसी की इतनी नींद ना खुली हो कि फिर से एक और ईंट आई और उसी ईंट पर आकर गिरी। ईंट पर जब ईंट टच हुई और एक जोरदार आवाज पैदा हुई तो घर के कुछ लोग जागना शुरू हो गए कि ये क्या आवाज है, कि फिर से एक ईंट आके गिरी। और आहिस्ता आहिस्ता घर वाले उन ईंटों के शोर से जाग रहे थे, क्योंकि आसमान से ईंटों की बारिश हो रही थी और सिर्फ उसी सहन के अंदर आके ईंटें गिर रही थी। वो सब देख के उठ तो गए और देखना शुरू हो गए इर्द गिर्द की ईंटें कौन फेंक रहा है, कोई नीचे ही होगा जो बाहर से ईंटें फेंक रहा है और अंदर सहन के अंदर ईंटें आके गिर रही हैं। सब जगह सब ने देख लिया, किसी जगह से भी ईंट कोई नहीं फेंक रहा था, क्योंकि जब सब जाग जाते हैं, लैंप दिए रोशनियां जला ली जाती हैं, तो जो भी इस तरह की हरकत करता हो, अगर वो इंसान हो तो भाग जाएगा। लेकिन ईंटें अभी भी आ रही थीं, ऊपर से गिर रही थी, 20-25 ईंटें आके गिरी थी, लेकिन सब इधर उधर हो गए थे, अपने आप को बचा लिया था कि ईंट किसी को लगे ना। अगर वो ना उठते तो वो यकीनन जो बारिश सी हुई थी उनको ईंटें लग जाती। लेकिन वो कहते हैं 20-25 के करीब ईंटें आकर गिरती, ना सिर्फ गिरी थी बल्कि ये तक नहीं पता लगा था किस सिमत से आई हैं। सिर्फ आसमान नजर आता था जिससे सीधी ईंट आती और नीचे आकर गिर जाती। वो सारे समझ गए जैसे उनके लिए एक वार्निंग थी। ये ईंटों का मकसद था इंसान की जान लेना। वो जो कुछ टाइम के लिए भूल गए थे, फिर उनको याद आया और फिर से भागे बाबों के पास। जहां जहां जितना पैसा लगा सकते थे, बाबों को पैसा दे सकते थे, हर जगहों पे पहुंच गए और इलाज शुरू कर दिया कि तोड़ कीजिए, हमारे घर में हांडी गिरी थी और हांडी के बाद अब इस तरह आके ईंटें गिर रही हैं। और जितने भी बाबे उनके थे वो उनको उसी तरह तावीज़ पढ़ने के लिए जो कुछ भी वो देते हैं दे रहे थे, लेकिन किसी के भी तावीज़ का, किसी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। दिल को तो उनके तसल्ली हो गई थी कि शायद अब ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन वो नहीं जानते थे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दिलवीर एक सुबह उठा, नाश्ता किया और व्यापार पे चला गया। उस दिन उसने अपने काफी जानवर बेचे, उसको काफी मुनाफा मिला, काफी ज्यादा उसका कैश इकट्ठा हुआ और वो कैश लेके अपने घर पहुंचा। वो नोटों की गठियां थीं, काफी ज्यादा गठियां थीं। वो बहुत खुश था कि आज इतनी मुनाफा मैंने कमा लिया है कि अब मजीद कुछ और बेच के इनसे फौरी तौर पे और मुनाफा कमा लूंगा। ये कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा गाय भैंसें बिक जाएं और मुनाफा भी ज़्यादा आए। आज उसके साथ ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा गाय भैंसें बिकी थी और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा था। पैसे ला के उसने तिजोरी में रखे और उसकी चाबी बंद कर दी। तिजोरी को उसने लॉक किया और वो चाबी हमेशा अपने गले में डाल कर रखता था, इस तरीके के कोई खोलना भी चाहे तो ना खोल सके। वो खुद ही था जिस तरीके से वो उतारता था बंधी हुई को, और कोई नहीं खोल सकता था। खाना वगैरह खा के रात को वो भी अपनी चारपाई पर सो गया। आज वो नीचे नहीं, ऊपर नहीं सोया था, वो कमरे में सोया था। और जिस कमरे में वो सोया था उस कमरे को अंदर से वो कुंडी लगाकर सोया था। जानता था कि आज उसके पास काफी कैश है और सुबह उसने उठ के उसका मजीद सामान खरीदना था। उसने अकेला सोया और अंदर से कुंडी लगाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चाबी उसी की जेब में थी, दरवाजा अंदर से बंद था, जो यकीन था इस बात का पक्का कि कोई भी अंदर अभी तक नहीं आया। वो उठा, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद तिजोरी के पास पहुंचा, उसको खोले और पैसे लेकर जाए मजीद व्यापारी करने के लिए। उसने जैसे ही तिजोरी को खोला तो खुलते ही पहला झटका जो उसको लगा, तिजोरी उसी तरह लॉक थी जिस तरह उसने लॉक उसको किया था, लेकिन तिजोरी खुलते ही सामने जो मंजर था, उसकी नोट की गठियां तो मौजूद थीं, लेकिन एक अजीबो गरीब मंजर था कि जब उसने गट्ठी को उठाई तो आधी गट्ठी जली हुई थी और आधी गट्ठी बची हुई थी।
एक नोट गट्ठी का शुरू शुरू वाला आधा जला हुआ है, उसके आगे वाला नोट मुकम्मल है। उसके आगे वाला जो नोट है वो फिर से जला हुआ है, उसके आगे वाला नोट मुकम्मल है। उससे आगे वाला नोट फिर से जला हुआ है, उससे आगे वाला नोट मुकम्मल है। और ऐसा पूरी गट्ठी के साथ हुआ था, एक पूरी नोटों का बंडल। ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई इसको आग लगाना चाहेगा तो एक साइड पूरी जला देगा, लेकिन ये पूरी साइड नहीं जली थी। एक नोट जला होता था, उसके आगे वाला बिल्कुल सही सलामत, उसके आगे वाला जला हुआ, उससे अगला सही सलामत, उसके आगे जला हुआ, उसके आगे सही सलामत। ये कोई इंसान चाहता भी तो उसको 2 दिन चाहिए ऐसे कि पहले अलग अलग नोटों को जलाए और जलाने के बाद फिर से उनको, ताकि बाकी पूरी, ये भी हो सकता है अगर एक नोट भी हल्का सा जल रहा हो, पूरी गट्ठी को ही आग लग सकती है, बंडल को आग लग सकती है। तो ये 2 दिन चाहिए किसी को बैठ के पहले जलाए, आधे नोट जल जाएं और उसके बाद फिर तरतीब बनाए, आधा जला हुआ एक ठीक, फिर उसके आगे जला हुआ रखे, फिर एक ठीक, उसके आगे जला हुआ रखे। ये 2 दिन का काम था, लेकिन ये एक रात में ऐसा काम हो चुका था। सुबह उठते ही उसको लगा कि नहीं, ये फिर से एक पैगाम आया है, और वो फिर से भागे। फिर से वो अपने जो उनके बाबे थे, जितने भी थे, इसका मतलब है जो पहले बाबों से उन्होंने तावीज़ लिए थे, जो भी इलाज कराया था, तोड़ कराया था, वो अभी तक तोड़ नहीं हुआ था। अभी भी तोड़ की जरूरत थी। फिर वो नए के पास गए कि पुराने से इसका मतलब है तोड़ नहीं हो सका कि हम किसी नए के पास जाएं। वो नए से जाके तावीज़ ले रहे थे और वो उनको हौसला दे रहा था, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन अंदर दिल की धड़कन बता रही थी कि वो कह तो रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, तोड़ वगैरह करा चुके, उनको लगा कि उम्मीद तो यही है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो सहन में सो रहे थे तो आज एक अजीबो गरीब मंजर था। खोए की बनी हुई बर्फी, दूध का जो खोया बनाया जाता है उसकी बर्फी बनाई जाती है, सफ़ेद बर्फी। आज उनके सहन के अंदर उस मिठाई की बरसात हुई थी। मिठाई के जो एक डब्बे बने होते थे उस दौर के, वो डब्बे गिर रहे थे और इतनी ऊंचाई से वो मिठाई आकर गिरती थी कि डब्बा नीचे फैलता तो वो पूरी बर्फी ऐसे फैल जाती, मट्टी मट्टी हो जाती। कोई एक बर्फी का टुकड़ा भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल साबित सा हो, किरची किरची हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। और इतनी ज्यादा, वो कहते हैं, हमने अपनी आंखों से मिठाई के डब्बों को आसमान से गिरते हुए नीचे फैलते हुए देखा। खोए की बर्फी जो थी, मिठाई बकायदा फेंकी जा रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था मिठाई फेंकने का क्या ताल्लुक, कोई नहीं जानता था, लेकिन बेइंतहा मिठाई फेंकी गई। और मिठाई फेंकते ही इतनी बदबूदार, जो पहले गिरते ही सही थी, कुछ ही देर के अंदर उस मिठाई से ऐसी बदबू आने लगी और ऐसी खराब होगी कि सबके सांस लेने मुश्किल हो गए। ऐसी बदबूदार मिठाई हो गई और वो पूरे घर के अंदर इतनी जोर से वो डब्बा आके फेंकता था कि वो मिठाई टूट के दूर दूर पे बिखर जाती थी और पूरे घर के अंदर बदबू ही बदबू फैल गई थी। वो रात सारी सो इसलिए नहीं लग सके कि घर के अंदर इतनी गंदी बदबू फैली हुई थी कि कोई भी नहीं सो सका। वो जो साथ की छत वाले थे वो भी जाग चुके थे, क्योंकि जब वो मिठाइयों के डब्बे गिर रहे थे उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो वो भी जाग गए थे और उनके घरों तक वो टुकड़े फैल के गिरे थे। वो कहते हैं हम भी नहीं सो सके, बदबू ही बदबू थी। वो कहते हैं रात को अब उठ के सफाई करना तो मुश्किल था, अंधेरा था, इंतज़ार होता रहा, सारे जागते रहे कि सुबह हो और उस मिठाई, उस बदबूदार जो भी चीज़ थी, जो शुरू में मिठाई थी अब वो बदबूदार बन चुकी थी। सब ने उठ के सारा दिन लगा के घर को साफ़ किया, बड़ी मुश्किलों से उसकी बदबू गई और एक दिन में नहीं गई, कई दिन लगे उस बदबू को ख़त्म होने में। ऐसी गंदी बदबू थी उसके अंदर। अभी तक जो वाक़यात हो रहे थे इस तरह के ही हो रहे थे, लेकिन अगला जो वाक़या हुआ वो एक अजीब व गरीब सा था। उस दौर में जस्त के बने हुए ट्रंक होते थे, जिस तरह आज ब्रीफ केस, ट्रॉली बैग होते हैं, आप ट्रैवल करने के लिए बाई एयर लेके जा रहे होते हैं, पहियों वाले ट्रॉली बैग होते हैं। उस दौर में जस्त के होते थे या लोहे के बने हुए ट्रंक होते थे। ट्रंक खोलते थे
और ट्रंक के अंदर कपड़े रखे जाते थे। बहुत सारे लोग ट्रंक जानते होंगे जो बाहर यूरोप में रहते हैं या नौजवान भी सुनते हैं खाने को, उनको नहीं पता होगा। ट्रंक एक सूटकेस की तरह होता था, लोहे का। ट्रंक एक और मटेरियल का होता है, वो लोहे का बना होता था, चौरस सा। उस ट्रंक के अंदर रिंकी के कपड़े रखे हुए थे। रिंकी ने अपने उस ट्रंक से कपड़े निकालने के लिए जैसे ही वो उस ट्रंक के करीब गई, तो अभी उसी कमरे में ही वो बैठी हुई थी। पिछले 3-4 घंटे से वो उसी कमरे में बैठे काम कर रही हुई थी। उसने तेल लगाया हुआ था, तेल लगा के जिस तरह इंसान बैठ जाता है, तेल लगा के बैठी रही। उसके बाद उसने कहा मैं उठ के नहा लूँ, कपड़े निकाल लूँ। तो वो जैसे ही अपनी चारपाई से उठी और जैसे ही उस ट्रंक के पास जाने लगी, तो उसकी आंखों ने देखा कि ट्रंक के अंदर से धुआं सा निकल रहा है। ये क्या माजरा है? दिन की रोशनी और ट्रंक के अंदर से धुआं निकल रहा है। वो भाग के गई। जैसे ही उसने ट्रंक का ढक्कन खोला तो अंदर आग लग चुकी थी। उसके जितने भी कपड़े थे जल कर राख हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? वो सुकून से बैठ जाते। जब मिठाई गिरी और बदबू फैली और कई दिनों तक बदबू रही, तो वो कहां कहां नहीं गए थे। हर उस जगह पे जाते, लेकिन सबके दिल में एक ही बात थी। जितने भी लोग जानते थे या समझते थे, उनका कहना यह था कि जिसने भी ये हांडी फेंकी है, ये कोई और नहीं, निर्मला हो सकती है। क्योंकि किसी को अगर दुख था नूर के मरने का, तो वो सबसे ज्यादा निर्मला थी। वो हमेशा दुखी थी। तो सबका मानना यह था कि जिसने हांडी फेंकवाई थी वो कोई और नहीं, निर्मला थी। लेकिन निर्मला ने कहा नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं किया। अगर कोई ऐसा काम करता भी है तो कब मानता है कि हाँ मैंने जादू कराया है। लेकिन लोगों का सोचना यही था, उनका दिल ये कहता था कि ये काम निर्मला करवा रही है। कौन सा काम? वो जो हांडी, काले जादू की हांडी उस घर के अंदर आके गिरी थी और जिसके बाद तबाही शुरू हुई थी, वो सबका मानना यह था निर्मला की वजह से है। और निर्मला चुप करके अपने घर के काम काज किए जा रही थी। वो कहती मुझे इस बात का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी बहन का दुख जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन वो जहां कहीं पे भी जा रहे थे, कोई भी उनका तोड़ नहीं कर पा रहा था। पैसे ले लेते और जो भी जंतर मंतर तंत्र उनको बताते, जो भी तरीका कहते, वो सब कर लेते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कि बात बढ़ती जा रही थी, परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। एक रात शाम का टाइम था। उनकी जो बैठक थी वहां पे सारे मर्द जमा हुए थे। 10-15 लोग वहां पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे कि रिंकी, दिलवीर की जो दूसरी बीवी थी, तूड़ी वाले कमरे में गई। अब उसको तूड़ी चाहिए थी जानवरों को चारा डालने के लिए। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था। इस तरह के काम हमेशा जल्दी कर लिए जाते थे। अंधेरा होने से पहले पहले जो तूड़ी वाले कमरे होते थे, थोड़े से साइड पे बनाए जाते थे, घर के अंदर नहीं, घर के पीछे वाली साइड पे बनाया जाता था इनको। वो भी टोकरा लेकर उस तूड़ी वाले कमरे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला। वो एक कच्चा सा कमरा पूरी तूड़ी से भरा हुआ था। उसके ऊपर मट्टी का लेप दे दिया जाता था ताकि बारिश से उसको गीला होने से बचाया जाए। गीले होने से उसके अंदर स्मेल आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो उसको मट्टी का लेप दे दिया जाता था ताकि बारिश से बचाया जाए और उसको कमरे के अंदर रख दिया जाता था जो साइड पे था। ऐसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने तूड़ी ही तूड़ी थी। रिंकी ने हाथ में पकड़ा हुआ नीचे रखा ताकि उसके अंदर वो तूड़ी डाल सके। अभी उसने जमीन पे रखा ही था कि उसकी निगाह पड़ी कि उसके कमीज को सामने की तरफ से आग लग चुकी है। और जैसे ही उसने अपनी कमीज की तरफ देखा, उसने देखा सामने ये आग लगी है। उसने हाथ से ऐसे बुझाया तो अभी उसके हाथ टच ही हुए थे बुझाने के लिए कि जहां जहां उसके हाथ टच होते गए उसकी कमीज को आग लगती गई। उसके देखते ही देखते उसकी पूरी आगे वाली कमीज को आग लग गई और वह चीखती चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी। वो जोर जोर से चीख रही थी, आग को बुझा रही थी। और वहां बैठक में बैठे हुए मर्दों के कानों तक जब चीखने चिल्लाने की आवाजें गई तो वो भी दौड़ कर सारे बाहर आ गए। देखा रिंकी के कपड़ों को आग लगी है। सब जल्दी से पहुंचे और उसकी आग को बुझाने में लग गए। किसी ने गीली बोरी सी जो होती है वो उठाकर उसके ऊपर डाल दी। जैसे कैसे वो आग को बुझाने में कामयाब हो गए
और हैरत की बात यह थी उसका वजूद बिल्कुल भी नहीं जला था, लेकिन आगे से सारे कपड़े उसके जल गए थे। वो बरहना हो चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म पे खराश तक भी नहीं आई थी। आग ने हल्का सा भी उसके वजूद को जलाया नहीं था, यहां तक कि जलने की वजह से जिस्म जिस तरह लाल सुर्ख हो जाता है, लाल सुर्ख तक नहीं हुआ था। जैसे उस आग ने एक ऐसी अजीबो गरीब आग जो खुद ब खुद लगी थी, पूरे कपड़ों को लग गई, कपड़े जल गए, लेकिन वजूद पे तपिश तक महसूस नहीं हुई थी। फिर वही सबने मशवरा दिया, अभी तक तुम लोगों का तोड़ नहीं हुआ, और ये वही है जब से तुम्हारे घर में वो हांडी आके घिरी है, ये तबाही आ रही है, बेहतर है इसका तोड़ कराओ। और फिर से वो नए जहां जहां उनको पता लगता उनके बाबे वो जो होते उनके पास भागते और उसका इलाज कराने की कोशिश करते कि हमारे घर में किसी तरीके तोड़ हो जाए। लेकिन वाकयात बढ़ते जा रहे थे, तोड़ कोई भी नहीं हो रहा था। और एक शाम सारे घर वाले अपने काम काज में मसरूफ थे कि रिंकी, जिसका सुबह से ही दिल अजीब सा हो रहा था, वो चारपाई पे बैठी थी सहन में। शाम का टाइम था, अभी फुल अंधेरा नहीं हुआ था, अभी रोशनी थी, सूरज गरूब होने को करीब था, सूरज दूर चला गया था, उसकी रोशनी दूर कहीं नजर आ रही थी, लेकिन घर तारीकी में नहीं डूबा था, छांव आ चुकी थी। वो एक रात का पहर, शाम का ऐसा पहर जब सूरज जा रहा होता है और तारीकी फैलने में तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। शाम का पहर, इस शाम का पहर था कि अपनी चारपाई पे बैठे बैठे उसको लगा कि उसका वजूद अकड़ना शुरू हो गया है। उसके मुंह से एक चीख सी निकली और घर वालों ने जैसे उस चीख को सुना तो उसकी तरफ मुतवज्जो हुए कि ये चीख किसने मारी है। ये चीख रिंकी के मुंह से निकली थी। वो भागते हुए रिंकी के पास पहुंचे कि रिंकी क्या हुआ। तब तक उसका वजूद अकड़ चुका था, अजीबो गरीब टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था। उसके पांव भी टेढ़े मेढ़े से हो गए थे, उसका हाथ भी टेढ़ा मेढ़ा सा हो गए थे, अजीब सी उंगलियां हो गई थी, उसका मुंह भी टेढ़ा हो रहा था और उसके अंदर से एक गुरगुराहट की आवाज़ आ रही थी, ऐसी भारी भरकम आवाज़ जैसे कोई इंतहाई शदीद गुस्से में भारी आवाज़ के साथ बोलता है। आवाज़ किसी औरत की थी और वो जो टेढ़े मेढ़े वजूद के साथ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, लोटपोट हो रही थी, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उन्होंने बिठाया। तो जैसे ही बिठाया वो एक जगह पे बैठ गई और उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके मुंह से जो एक आवाज़ आई, एक भारी भरकम औरत की आवाज़ आई। तो उसके अंदर से एक औरत बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। और वो जिस अंदाज में बोल रही थी उसके अंदर से जो आवाज आ रही थी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब जानते थे ऐसी गुरगुराहट वाली, ऐसी भारी भरकम आवाज रिमला की नहीं हो सकती थी। रिमला की तो बहुत ही बारीक सी आवाज़ थी, वो ऐसी आवाज़ निकालना भी चाहती तो उसका गला बारीक सा था। ये बहुत भारी भरकम खौफनाक सी आवाज़ थी, गिड़गिड़ाने वाली खौफनाक आवाज़ जो अंदर से आ रही थी और कह रही थी, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। काफ़ी देर उसके अंदर हाजिरी रही तो वो भागे किसी ऐसे शख्स को बुलाने के लिए जो उसके अंदर हाजिर हो चुकी थी। एक औरत वो बोल रही थी वो उसको निकाल सके, और वो लेकर भी आ गए। वो जो शख्स वहां पे पहुंचा उसने देखा, कुछ देर खड़ा होकर पढ़ता रहा और उसके बाद फैमिली से मुखातिब हुआ, नहीं ये बहुत ताकतवर है, जो भी है मेरे बस का काम नहीं है, ये खुद ही जाएगी, इसको जो भी छेड़ेगा वो नुकसान उठाएगा, ये कह के वो वापस चला गया।
काफ़ी देर उसके अंदर हाजिरी रही और सारे घर वाले दबक के बैठे रहे। जानते थे एक ऐसा जुर्म जो दिलवीर ने किया था, एक बेगुनाह को कत्ल किया था, ये उसकी सज़ा थी जो उनको मिल रही थी। वो ज़हनी तौर पे ऐसे बेसकून हो चुके थे। एक होता है एकदम से मार देना, तकलीफ़ ही ख़त्म, लेकिन वो जो भी चीज़ थी जो हांडी की सूरत में जब से उनके घर में आई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मार रही थी, सबको हर वक्त तकलीफ़ में रख रही थी। हर वक्त हर कोई डरा होता, रातों को सो कोई नहीं पा रहा था कि किस लम्हे क्या हो जाए, कब आग लग जाए, कब कुछ गिरना शुरू हो जाए, कब चीखो पुकार की आवाज़ हो जाए, कब किसी का गला दबा दिया जाए। सबको बस एक ही खौफ था कि वो सबको मार डालेगी। आज तो ऐलान भी हो गया था, उसके अंदर हाजिर होकर उसने कह भी दिया था, हाँ मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको तबाह कर दूंगी। और मारने का ये बेहतरीन तरीका था, सबको टॉर्चर करके मारना, तकलीफ दे के मारना, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम मरना आसान होता है, घुट घुट के मरना सबसे मुश्किल होता है। वो सारे घुट घुट के तकलीफ में थे, घुट घुट के मर रहे थे। वो रात सारी कहते हैं ऐसी ही बैठी रही और सारे घर वाले भी जागते रहे, उनमें से कोई भी नहीं सो पाया। जब सुबह वो बैठे बैठे वहीं पे लेट गई और उसके बाद वो सो गई, तब भी सारे उसके मुंह की तरफ देखते रहे, उसके इर्द गिर्द बैठे रहे। सब खौफ की वजह से नहीं सोए, ये ना हो अभी ये लेटी हुई है दोबारा से उठे और फिर से हाजिरी हो, ये किसी को मार डाले। और सब बैठे रहे। और जब वो सुबह उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी और सबको यूं देख के हैरान हो गई। सबसे पूछा क्या हुआ, सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, और इर्द गिर्द अपने आप को देखना शुरू हो गई कि क्या हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानती थी उसके साथ क्या होकर गुजर भी गई है। तो घर वाले भी समझ गए कि ये भी नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ है, तो सब बोले नहीं कुछ भी नहीं, और अपने अपने कामों में तो मसरूफ़ होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सबके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी कि वो जो भी थी, जो पहले जो कुछ कर रही थी, अब तो उसने बाकायदा हाज़िरी दे के पैगाम दे दिया है। अब शायद सब की शामत आने वाली है। काश जिस दिन दिलवीर नूर को मार के लाया था उस दिन ही हम बोल लेते, उस दिन ही हम कुछ कर लेते, या उस जिसका जिस्म वजूद अभी ठंडा नहीं हुआ था, गर्म था, उसको बचा लेते, शायद ये नौबत ना आती। अब हम सब इसी तरह कुड़ कुड़ के मरते रहेंगे। और फिर अब आए दिन रिमला के अंदर हाजिरी हो जाती, और जब उसके अंदर हाजिरी होती, जिस तरह वो ज़ोर से चीखो पुकार करती, जिस तरह गला फाड़ के वो बोलती थी, तो सारे घर वाले थर थर कांप रहे होते थे। छुपते फिर रहे होते थे, बचते फिर रहे होते थे, कहीं मेरी तरफ ना देख ले। वो हाथ की उंगली करती, टेढ़े मेढ़े हाथों से यूं हाथ का इशारा करती, सबको लगता बस मेरी जान गई कि अभी गई, अभी इसने उठ के मुझे मार देना है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा वो खड़ी हुई और उसने अपने हाथ से दिलवीर को ऐसे उठा लिया था। उसी दिन सारे समझ गए थे कि वो जो मुसलसल कह रही है किसी दिन कर भी गुजरेगी, क्योंकि ऐसा ही हुआ। वो एक दिन चारपाई पे बैठी हुई थी और दिलवीर जो सारे तोड़ करा के थक गया था, उसके बच्चों की माँ थी, उसके 2 बेटे एक बेटी की माँ थी, कि उसके पास आया और एक दिन हिम्मत करके बोला कि मैं हूं रिंकी, मैं हूं। और उसको पकड़ने की कोशिश की, हौसला करके, जिस तरह वो बहादुर और बदमाश सा बंदा था उसके करीब गया, तो वहीं से वो एकदम से छलांग मार के चारपाई पे खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ आगे किया और दिलवीर की गर्दन पे रख दिया। और उसने यूं हाथ ऊपर किया और दिलवीर जो इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद नौजवान था, उसने उसको ऊपर उठा लिया। और उस दिन सब ने देख लिया कि बस अभी ये दिलवीर को गर्दन दबा कर मार देगी। एक दुबली पतली औरत कैसे एक हाथ से किसी को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठा सकती है, लेकिन मंजर सबकी आंखों के सामने था। दिलवीर गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और कुछ देर ऐसे उसने रखा और उसके बाद उसको उठा के उसने फेंक दिया। वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा और रिंकी ने कहके लगाने शुरू कर दिए कि मैं तुझे इतनी जल्दी आसानी से मारने वाली तो नहीं हूं, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। तेरी जान ऐसी आसानी से तो नहीं निकालूंगी, तुझे मैं तकलीफ दे दे के मारूंगी। लेकिन वो तकलीफ सिर्फ दिलवीर के लिए नहीं थी, पूरे घर वालों के लिए थी। अब आए दिन उसके ऊपर हाजिरी होती थी। अब वो जो बदमाश था, जो बड़ा दिलेर सा था, जो उसके करीब गया था, एक दफा ही उसने उसके उठाया था, उसकी सारी बदमाशी निकल गई थी।
हिम्मत हार चुका था। जिस तरह उसने उसको उठा के फेंका था, ऐसे लगता था जैसे बच्चा कोई कॉपी उठा के फेंकता है, जैसे किसी ने एक ईंट सी उठाई और उठा के फेंक दी। इस अंदाज में उसने उसको हवा में उछाल दिया था। उड़ता हुआ वो दूर जा गिरा था। उसका सर भारी भरकम वजूद के साथ ज़मीन पे गिरा था और उसका सर ज़मीन से लगा था। उस दिन उसको एहसास हो गया था कि जो कुछ भी घर में हो रहा था, अब प्रैक्टिकली आज उस वजूद ने, जो उसकी बीवी का वजूद है, जिसके अंदर आज एक और है जो बोल रही है, जो कह रही है मैं सबको खा दूंगी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं सबको मार दूंगी, आज उसने पहला अमली मुजाहिरा करके दिखा दिया था। उसके बाद मुसलसल उस घर में उसके अंदर हाजिरी होती रही। लेकिन घर वाले जिस अजियत के अंदर थे, जितनी तकलीफ के अंदर थे, वो कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये कहानी मैंने तो मुख्तसर सुनाई है, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कहानी थी। वहाँ पे कई वाक़यात हुए थे, कई वाक़यात और होते रहे थे, लेकिन वो हाजिर होती रही और घर वालों की नींदें उड़ती रहीं। बेसकीनी ने सबको, उस बेसकूनी ने सबको चिड़चिड़ा कर दिया था। एक दूसरे से लड़ते थे। उस घर के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ एक थी उस घर के अंदर, निर्मला, जो मुस्कुराती थी, जिसको खुशी होती थी अच्छा हुआ इनके साथ, लेकिन इजहार नहीं करती थी। वो भी उसी तरह डरती, उसके सामने ना आती, क्योंकि जब वो हाजिरी होती थी तो वो जिस तरह सबके लिए बुरी होती थी, वो अंदर से जो बोल रही होती थी वो निर्मला के लिए भी उतनी ही बुरी होती थी। इसलिए उसको, निर्मला को कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि कहते थे शक उस वक्त पड़ता जब वो सबको बुरा भला कहती और निर्मला को छोड़ देती। वो जो भी हाजिर होती थी वो निर्मला को भी बुरा भला कहती, इसलिए निर्मला को कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन निर्मला दिल ही दिल में खुश होती थी कि मेरी बहन का जो भी हुआ है कम से कम बदला तो लिया जा रहा है। और उस घर में बेइंतहा बेसकूनी रही। कई सालों तक वो घर वाले चैन की नींद नहीं सो पाए, खौफ के आलम में सोते। अपने घर में भी कोई इंसान अपने बिस्तर पे ना सो पाए, खौफजदा आलम में सोए। किसी वक्त भी रात को उसकी हाजिरी हो जाती थी। अगर कभी गलती से वो गहरी नींद सो भी जाते थे तो रात को ही उसके अंदर हाजिरी हो जाती, और जब वो चीखती और धाड़े मारती तो सारे उठ जाते। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। जितना भी बाबों से इलाज करा लिया, किसी ने भी तोड़ करके नहीं दिया। वो कहते हैं किसी भी मजहब का बंदा था, वो हिंदू था, मुसलमान था, कोई भी मजहब से था, सबके पास गए। जो जो नामवर उस दौर के बाबे थे, चाहे मुसलमानों के या हिंदू के, सबके पास गए, लेकिन तोड़ कहीं से भी नहीं हुआ। और वो दिलवीर, जो एक हट्टा कटा खूबसूरत सा नौजवान था, कहते हैं कि उसका वजूद सूखना शुरू हो गया। ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर खून ही नहीं है। उसका चेहरा बेरौनक सा हो गया। अब उसको अपनी परवाह ही नहीं होती थी। एक अजीब सा होता गया, और ऐसा अजीब होता गया कि जब 2012 में उसकी मौत वाक़ई हुई है, अभी मरा है 2012 में, तो कहते हैं उसका वजूद फट गया था। उसका मांस फट सा गया था, वो हड्डियों का ढांचा हो गया था। उसको इतना टार्चर दिया गया था, क्या कुछ उसके साथ हुआ वो कोई इसलिए नहीं बता सकता। मैं भी कहानी में नहीं, और मुझे जिन्होंने नवीन मलिक ने कहानी भेजी वो कह रहे हैं भाई मैं भी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि हमने आंखों से देखा नहीं। ये तो वो वाक़यात हैं जो हमने देखे। उस शख्स के साथ उसने क्या किया कि वो सूख के कांटा हो गया, उसके अंदर से गोश्त पोश्त ख़त्म हो गया, हड्डियां ही हड्डियां रह गई, खून तक उसके अंदर नहीं था। कि हमने ऐसे लाइनें, जिस तरह फट जाता है मांस, कट लग जाते हैं, सड़ गया। एक लाइन उन्होंने बोली जिसको मैंने उनसे एक्सप्लेन भी किया, वो था, मैं वही लाइन बोलता हूँ, हाँ, सड़ गया था मांस। जिस तरह कहते हैं इंसान के गोश्त ना हो, सिर्फ हड्डियां रह जाएं, ऐसी ही उसकी पोजीशन हो गई थी कि उसका जो जिस्म था वो फट गया था। वो कहते हैं बाकायदा, जो बुजुर्गों ने भी देखा, वो कहते हैं हमने भी आंखों से देखा, जैसे एक रोड बनाई जाती है गाड़ियों के लिए और रोड के अंदर तरेड़ आ जाती है, लाइन सी पड़ जाती है, रोड बाकायदा फट सी जाती है हल्की सी। अमेरिका में तो काफ़ी रोडें ऐसी हैं जो जब शदीद गर्मी पड़ती है, कैलिफोर्निया में, तो रोडें फटी होती हैं, तो उसको ऊपर से वो फिर से लगा देते हैं। तो बाकायदा उसके कहते हैं बाजू, टांगों, चेहरा, सीना, हर जगह पे ऐसे लंबी लंबी लाइनें थी, जैसे उसका जिस्म फट सा गया हो, जैसे रोड ऐसे फट सी जाती है, जिस्म उसका फट सा जाता था, मास्क फट जाता था। वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो फटा हुआ नहीं था, हर जगह थे उसका वजूद पे जो मास्क था वो फट गया था, सूख के वो कांटा हो गया था। कितनी उसने अजियत झीली थी, कितनी उसने तकलीफ झीली थी, वो कोई नहीं जानता था सिवाय उसके कि जो भी उसको देखता तो ये कहता कि ये इबरत का मकाम है। उसने इसको इबरत बना दिया है दुनिया के लिए। दिलवीर को ऐसा तमाशा बना दिया उसने जो भी है कि वो जो भी देखता खुदा की पनाह मांगता, कानों को हाथ लगाता कि ऐसा अंजाम किसी का ना हो। ऐसा ही उसके साथ हुआ
और फिर 2012 में वो कांटा सा फटे हुए जिस्म का मास्क का बंदा दिलवीर इस दुनिया से चला गया। कुछ ही अरसे बाद उसका जो बड़ा बेटा था, वो तोड़िया, वो कहते हैं खाद के अंदर जाने के लिए जो जहर की गोलियां होती थीं, उसके बड़े बेटे ने वो जहर की गोलियां भी खा ली थीं और उसने वो जैसे ही गोलियां खाई थी उसके बड़े बेटे की भी मौत वाक़ई हो गई थी। जो बाकी घर वाले थे वो भी एक अजीबो गरीब से जहनी मरीज बन चुके थे। हाँ, उसकी जो बेटी थी दिलवीर की, उसकी शादी कर दी गई और वो शख्स, वो औरत जिसका नाम, असली नाम रिनकी है, मैंने फर्जी नहीं रखा, वो आज भी जिंदा है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है, आज भी उस गांव में मौजूद है, हड्डियों का ढांचा हो चुकी है। अब कहते हैं उसके अंदर हाजिरी बहुत कम होती है, होती आज भी है, वो पड़ी रहती है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। आज भी उस गांव के लिए वो कहानी एक खौफनाक कहानी है, जो सबकी आंखों देखे वाकयात हैं, जिसमें नवीन मलिक कहती है हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। हम छोटे छोटे से थे, बाकी वाकयात हम इटली आ गई हैं, बाकी फैमिली से भी पता रहे लगते रहे। और वो जो औरत जिसका नाम रिनकी है, जिसके अंदर हाजिरी होती रही, वो इंडिया के उसी गाँव के अंदर आज भी बूढ़ी होके हड्डियों का ढांचा बन के मौजूद है। जबकि दिलवीर 2012 में मर चुका है और उसने वाकई उस घर से, जिस तरह कहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, उसने ऐसा जहनी टॉर्चर दिया था पूरे घर को। मार देने से तो एक दिन इंसान मर ही जाता है और कुछ दिन रोने के बाद एक सुकून सा आ जाता है, लेकिन ये उससे भी खौफनाक है कि आपका जहनी सुकून ही ख़त्म हो जाए। आप हों तो जिंदा लेकिन लगें ऐसे जैसे मुर्दा लाश, क्योंकि आपका जहन हर वक्त बेसुकूनी की सी कैफियत में है, नींद तक भी नहीं आप ले पा रहे। लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका, उसका जो बदला था असल में दिलवीर के साथ वो ले चुकी। कितना साल उसने उसको टॉर्चर किया, कितना साल उसके साथ वो क्या करती रही, क्योंकि वो किसी को बताता नहीं था। वो जो सिवाय उस वाक़े के उसने उठा के फेंका था, उसके अलावा उसने उसके साथ क्या कुछ किया वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये सब ने देखा कि वो इबरत का निशान बना, अजीब वो गरीब सा उसका जिस्म। आज तक वो कहते हैं हमने जिस्म के अंदर ऐसे कट भी होते हैं ना, कट लगा होता है ना ब्लेड का, कट नहीं, लाइन पड़ी हुई थी, तरेड़ पड़ी हुई थी, जिस तरह रोड फट जाती है ऐसे फटा हुआ था उसका जिस्म, जगह जगह से मास्क फटा हुआ था और वो मर गया। लेकिन वो आज भी जिंदा है। मुझसे एंड पे सवाल पूछा मेरी बहन नवीन मलिक ने, रिमला का क्या कसूर, रिंकी का क्या कसूर था? मारा दिलवीर ने, नूर को दिलवीर ने मारा। ये तो उसकी जस्ट बीवी थी, इसका तो कोई कसूर ना, तो इसको क्यों सजा मिली? मैंने तो यही जवाब दिया है, बेहतर अल्लाह की ज़ात जानती है। मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं कायम करना चाहता। उनको जो मैंने जवाब दिया वो ये दिया, ये कैसे हो सकता है कि जब ये एक औरत से शादी कर रहा था तो उस औरत को पता ना हो कि इसने अपनी बीवी को कैसे मार दिया था। ऐसे जालिम शख्स को, जो अपनी बीवी, मासूम खूबसूरत बीवी को इस अंदाज में मार दे और फिर भी आप उससे शादी कर लें, तो शायद वो जो भी थी उसको आप पे भी गुस्सा था। किसी भी जी शऊर को, अकल रखने वाली को मेरे ख्याल में ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए जो इतना जालिम हो, जिससे डरते हो। आपने ये तक नहीं सोचा शादी करते हो कल को आपको मार डाले इस तरह, आपके साथ क्या होगा? आप माँ बन जाए, आपके बच्चे भी हो जाए, फिर मार डाले आपको, आप क्या होगा? तो ऐसे शख्स से तो आपको दूर रहना चाहिए था। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये कहानी इतनी खौफनाक है, एक हांडी की कहानी के अल्लाह के मामलात है, बेहतर अल्लाह जाने, मैं इस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन एक सच्ची कहानी जो मुझे मेरी बहन नवीन मलिक ने भेजी, मैंने आपको सुना दी। और भी उनके बस कहानियाँ इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा, तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए। ये कहानी को मैंने शुरू में कहा था, कुछ बातें मैं एंड पे कहूँगा। वो ये कहूँगा, आज भी हांडी का जादू होता है और हांडी के जादू से आज भी इस तरह तबाही होती है। लेकिन हांडी का जादू कर वही शख्स सकता है जो 41 रातें बैठ के किसी के लिए अमल करेगा, और उस अमल में अगर गलती हो गई तो उस शख्स की, हांडी के अमल करने वाले की जान डायरेक्ट जान चली जाएगी। अगर वो बच गया और उसने हांडी का अमल कर लिया 41 रातें बैठ के, तो फिर हांडी ये सब कुछ करती है, बर्बादी करती है। हांडी आके गिरती है और इसका अमल होता है, बहुत खौफनाक है। और इस हांडी के तोड़ के लिए मैंने एक वजीफा भी सिखाया हुआ, मेरी एक वीडियो है कि हांडी का अगर किसी ने जादू किया हो तो उसका तोड़ कैसे करना है, क्योंकि सबसे खौफनाक जो जादू कहा जाता है वो हांडी का जादू करता है। उड़ते हुए जाती है और घर के अंदर जाके गिरती है और टूटती है। इसका सत सड़ी, इसका मैंने तोड़ भी आपको
बताया हुआ है कि कैसे उसका तोड़ करना। मेरी वीडियो है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, ज़रूर जाके इसका तोड़ कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको इसका तोड़ करके दूंगा। तो मज़ीद बातें हैं लेकिन लंबी हो जाएगी। ये कहानी इसलिए भी मैंने सुनाई, अच्छा करें, लोगों से प्यार करें, बुरा करेंगे तो यकीन मानिए इस दुनिया में भी बुरा होगा, आखिरत में भी बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, सबसे मोहब्बत करो, नफरत किसी से भी नहीं। अपने आप को बदलें, इंसानों से प्यार करें। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए मुझे, रिकॉर्ड करके भी वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं कहानी को, लेकिन दोनों सूरतों में व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या व्हाट्सएप पे आप मुझे कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका लाजमी होना चाहिए। उर्दू में आप बेशक कहानी लिख दें या इंग्लिश में स्टोरी, OSTORY, स्टोरी लिख रहे हैं इंग्लिश में, या कहानी उर्दू में लाजमी लिखना। अगर आप एंड पे आखिरी लफ्ज़, क्योंकि होता क्या है, ये मैं क्यों कहता हूँ, जब मैं इस तरह मैसेज चेक कर रहा होता हूँ ना, सबसे पहले मैं रोज़ जब अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ, अभी भी मैं खोलूँगा थोड़ी देर तक व्हाट्सअप अपना, तो मैंने मोबाइल खोला है तो सबसे पहले मैं ऐसे ऊपर करके देखता जाऊँगा, जहाँ मुझे कहानी या स्टोरी लिखा हुआ आ जाएगा, सबसे पहले उसको खोलूँगा, देखूँगा कहानी है, और अगर कहानी है तो नंबर दे के महफूज कर दूंगा कि इस कहानी का नंबर ये है, और सेव हो जाएगी। जब इस कहानी का नंबर आएगा तो उसको शामिल कर लूँगा। कुछ लोग झूठ बोल के लिख देते हैं, कहानी नहीं होती, लेकिन लिख देते हैं कहानी या स्टोरी, उनको तो मैं वैसे ही रिप्लाई नहीं करता, बाकी सबको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन जो झूठ बोले, झूठ का सहारा ले, उनको मैं रिप्लाई भी नहीं करता। तो इसलिए आप जब भी मुझे स्टोरी भेजें तो आखिर में स्टोरी या उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिख लें, वरना आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़े, और मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मैं रिपीट कर दूँ, हर दफ़ा रिपीट करता हूँ, +9292 पाकिस्तान का कोड है, +923136655500। मैं रिपीट करूँगा, +9231365500। उर्दू में बोलेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।